Dr. Rajneesh Kumar Srivastav, sir. Dr. Rajneesh Kumar Srivastav is presently holding the position of principal in Bhaudi Educational Institute, Ayodhya. He has been worked as principal director in Jhunjhunwala PG College, Ayodhya since 2014 to 2019. Before that, he was the principal of Sherwood College of Professional Management from 2009 to 2014. He was also who held the position of principal uh, in Rudoli Degree College, Rudoli, Ayodhya from 2008 to 2009. He worked as lecturer in the Department of Economics at Rudoli College, Rudoli, Ayodhya from October 1995 to 2008. He is lifetime member of Awadh Economic Association, Ayodhya, Uttar Pradesh. He is a member of Executive Committee of Awadh Economic Association, Ayodhya, Uttar Pradesh. Lifetime member of Association of Socio-Economic Development Studies, Lucknow. He is a member of Faizabad Management Association, and he has completed his PhD from Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University, Ayodhya in the year 2003. And he completed his post-graduation also in economics in the same university in 1995. He has 8 publications as a research papers in reputed journals, and he has presented 15 research papers in different seminars and conferences. So this is his brief introduction. Now I would like to invite Dr. Rajneesh Kumar Srivastav, sir. Please inaugurate this session. Please, sir. Thank you, Dr. Shishir Pandey. Namaskar. Bhaudi Institute of Business Management, a unit of Bhaudi Group of Institution affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University and Indian Association for Management Development के संयुक्त तत्वाधान में साप्ताहिक कार्य संगोष्ठी के आज चतुर्थ दिवस पर हम सभी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करता हूं। कार्यगोष्ठी का जो विषय डॉक्टर पांडे ने चयन किया है वह रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑन सोशल साइंसेज, शार्पिंग योर स्किल्स इन स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन। ये विषय बहुत ही व्यापक है और आज ये हम सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है कि आज 29 जून है और आज ही के दिन भारतीय स्टैटिस्टिक्स के जनक, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं, और वो हैं प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। मैं उनको उनकी 187वीं जयंती पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और हम सभी जानते हैं कि भारत ही नहीं वरन विश्व में शैक्षिक संस्थानों की उत्तरोत्तर उन्नयन के लिए कहीं न कहीं शोध अत्यंत आवश्यक है और शोध की विधियां टोटल अगर डिपेंड करती हैं तो स्टैटिस्टिकल टूल्स पर डिपेंड करती हैं। मैं ऐसे महान पुरुष, शिक्षाविद, सांख्यिकविद प्रोफेसर महालनोबिस का हार्दिक नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं। मित्रों, रिसर्च एक व्यापक क्षेत्र है और ये ऑनलाइन वेब के माध्यम से हम ये संगोष्ठी एक सप्ताह की आयोजित कर रहे हैं और प्रत्येक दिवस कहीं न कहीं से हमसे जुड़ने वाले हमारे रिसोर्स पर्सन हम सभी को लाभान्वित करते हैं। आज की इस अवसर पर डॉक्टर विकास कुमार, जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स
गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओबरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश के हैं। मैं उनका भी नमन करता हूं। डॉक्टर साहब के अमृत वाणी से आज हम सभी लाभान्वित होंगे और ये अमृत वचन अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ शैक्षिक जीवन, संस्थात्मक उन्नयन की तरफ अगर किसी भी प्रकार की कोई उपयोगिता प्रदर्शित कर सकते हैं तो ये आज की संगोष्ठी, आज की ये कार्यगोष्ठी या एक सप्ताह की कार्यगोष्ठी कहीं ना कहीं हम सभी के लिए प्रेरणादायक होगा और उपयोगी होगा। मित्रों, डॉक्टर शशिर पांडे एक बहुत ही सहज और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। मैं तो एकेडमिक कम प्रशासनिक क्षेत्र में शुरुआती दिनों से ही जुड़ चुका था, तो मेरी उतनी एकेडमिक पकड़ नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी मैं रहा हूं और रिसर्च से कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव रहा है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी वो किसी एक विषय वस्तु की विषय नहीं है, वरन सामाजिक जितनी भी विषय वस्तु है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में सांख्यिकी का और उसके डेटा का, उसके एनालिसिस का, उसके टूल्स का उपयोग हमारे जीवन में, हमारे शोध जीवन में, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे स्वस्थ समाज की स्थापना के क्षेत्र में उपयोगी है। मैं आप सबको एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं कि डॉक्टर विकास कुमार जी को हम सभी सुने और उनके जो भी विचार हैं वो सब हम एक स्वस्थ समाज की स्थापना में अपने उनके विचारों को साझा करते हुए अपना योगदान प्रदान करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you थैंक यू so much, डॉक्टर sir. शशि। Thank you so much for your blessings and your suggestions. And now this is time to introduce our resource person, Dr. Vikas Kumar. Dr. Vikas Kumar is working as assistant professor in postgraduate government postgraduate degree college in Obra, Sonbhadra, Uttar Pradesh. He is MCom LLB PhD from Banaras Hindu University, UGC NET SLET of Gujarat and West Bengal. He is financial education resource person of SEBI and NCFE. His working experience is about 8 years and he has published 4 books. He is the author of 20 research papers published in different reputed journals and periodicals. He has written 3 chapters for different books and attended more than 10 workshops. He attended more than 50 national international seminars, conferences, and other academic programs. He is the managing director of South Asian Journal of Commerce and Management and chief editor of International Journal of Financial Footprint. He is running his own YouTube channel for statistics and other accounting and business administration or commerce subjects. There is his email ID and phone number is given. You may contact for further assistance for any academic suggestions or anything you want to know about him. So now I would like to invite a request to Dr. Vikas Kumar sir. Please sir, enlighten us with your huge knowledge. Thank you, Sisirji. First of all, I welcome all the participants, seniors, colleagues, and teachers, researchers, student mentors, and also thankful to organizer to organize such a wonderful workshop for this lockdown period. And I am also thankful Dr. Rajneesh Kumar Srivastava sir for nice word before starting the presentation. Uh, Allow for screen sharing, sir. Please allow me.
Sir, you may share your. Visible? Yes, it is visible. Please enlarge the. Yes, yes, yes. It is visible. Okay. Yes, sir. Today, I'm going to present two topics. One is parametric test and another is non-parametric test. Between both the test, 10-minute break schedule defined by organizer. My voice is clear, sir? Yes, sir. Your voice is clear. Okay. Now I'm going to start. Parametric and non-parametric tests both are the part of analysis of statistics. Before starting parametric test, I discuss something about parameter and statistics. Parameter is a characteristics of a population. Population is the universe of all the units in which I study. And statistics is a characteristics of a sample. I think before today, 3 days have been passed. In all the 3 days, it is discussion about population and sample. Here, parameters and statistics. Parameter is the characteristics of population. Whenever we talk about population, each and every characteristics of the population is called parameters, like population average, population standard deviation, population size. Each and every aspects of population characteristics is called parameter, and statistics is a characteristics of a sample. In routine coursework in UG or PG level, we study statistic. Means we cannot study parameter in UG and PG level because all the example given in the books UG and PG level like that randomly 10 students marks selected, calculate mean median mode. Means that is the sample and we calculate mean median mode. This is called statistic, and here the word used for statistics in respect of sample. Population size is parameter, sample size in statistics. Population mean parameter, sample mean statistics. Population standard deviation is parameter, sample standard deviation is statistics. For example, if I study is my approach to study regarding a case study approach in a particular institution or particular college or particular university. The about student of activities or student performance of a particular university like Banaras Hindu University or Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth or Allahabad Central University or Lucknow University. All the student of that particular university is called population. Total size of a case study approach is that. But it from my side, it is very difficult to we study about all the student of Banaras Hindu University, of all the student of Allahabad Central University. We take a sample. We take a sample. Sample is either probability sampling or non-probability sampling. We selected 100, 200, 300 students randomly basis or non-randomly basis. Then we study, analyze, and with conclusion analysis of this sample size, we conclude, analyze that whole of the university student. This is called sample study. It is very difficult for each and every researcher or person or teacher to study whole population. That's why we take a sample and analyze the sample. After basis of sample, I concluded the conclusion about the whole population. Objective of the sample is theory. What is the objective of sampling theory? There is two objectives.
First is estimation of parameters, and second one is testing of hypothesis. The main objective of sampling theory is estimation of parameters. Parameters, there are two types of estimation. First, point estimation, and second, interval estimation. For example, if I select a university students, we select 10 students or 20 or 500 students for sample size, then I estimate my parameters. Ki, like average marks of all the students is 66. 66 is a estimation, it is my estimation. In sampling theory, estimation of parameters is two types. First is point estimation. If I fix a parameter, the average marks of the university student is 66. 66 is called point estimation because it is pinpoint. But if I estimate my parameters, then average marks of the student between 66 to 70. This is called interval estimation. Estimation of parameter two types, point and interval estimation. Second, testing of hypothesis. The second objective of sampling theory is to test the hypothesis. Hypothesis, you earlier know that there are two types of hypothesis, null hypothesis and alternative hypothesis. Null hypothesis frame for rejection, and you can say that every researcher create null hypothesis for the purpose of rejection. Null hypothesis means there is no difference between population mean and average mean. There is no difference of one sample and another sample. These are the null hypothesis, means there is no difference, or the criteria or the assumption of every researcher wants to reject their null hypothesis and accept alternative hypothesis. Statisticians have developed several tests for the purpose of testing of hypothesis, which can be classified as. For the purpose of testing of hypothesis, statisticians have developed two tests. First, parametric test. This is also called a standard test. And second, non-parametric test. That is also called distribution free test. Why one is called parametric test? Because in parametric test, we always suppose on the basis of parameters. Parameters means population characteristics. On the basis of population characteristics, I will take decision or take test. That's why it is called parametric test. And in non-parametric test, it is distribution free test. In parametric test, there are certain assumptions. On the basis of assumption, we initiate in parametric test. Parametric test assumption first. Random independent sample means there are two types of sampling, random and non-random. In parametric test, it is first assumption your sample should be random sample, and it independent means sample is not dependent in any event. Second one, normally distributed. If your data is normally distributed, then you can apply parametric test. Otherwise, you cannot apply parametric test. You go with non-parametric test. No outliers. For parametric test, it is very necessary to researcher कि in collection of data, after collection, tabulation, presentation of data, he or she will check in the data no outliers. Outliers means simply, if I take a test for 50 students, 100 marks. So there are so many students who total marks is 100, then the limit of a student, he 1 to 100.
in my data, there are few students who got the marks above 19 and there are a few students who got the mark below 10. And most of the students score marks between 40 to 60. In this data, outlier means those students who got the marks more than 90 or those students who got the marks below 10, both are outliers in the case of this data. For example, outliers affected so many times in our study, they are more disturbed our data. For example, the average salary of 5 clerk is rupees 40,000. It means what? Each clerk receive average salary 40,000 per month. But in this group, I include 6th person, that is CEO of Reliance Industry, whose monthly salary rupees 10 lakh per month. After that, the average salary of 6th person, 2 lakh per month. 10 lakh plus 2 lakh 40,000 into 5, that is means outlier affected, means in a 1 or 2 or outlier in your data, they will change the analysis and they will change the interpretation pattern, so that before using parametric test, it is your duty to check out your outliers and remove it or replace it. Both the option for researcher. Next, interval or ratio level of measurement. Data, level of data, there are 4 types of level of data: nominal scale, ordinal scale, interval scale, and ratio scale. For parametric test, data should be interval or ratio level of measurement. Homogeneity of variance means in parametric test, variance should be same. Sample size larger than minimum for many parametric tests. In parametric test, there are restrictions upon each and every test regarding sample size. Parametric tests assume certain properties of the population from which we draw sample. Assumption like observation come from a normal population. For parametric test, your observation looks like a normal population. Sample size and population parameter. Before using a parametric test, you must know your population is normal and regarding sample size and population parameter. Testing hypothesis. There are 5 steps for testing of hypothesis. The first one is make assumption and meet test requirement. Before applying parametric or non-parametric test, there are 2 types of hypothesis testing, either parametric or non-parameter. Before testing parameter or non-parameter testing, you should know that what is the hypothesis testing process. In first step, make assumption and meet test requirement. Make assumption means you should go parametric test if certain assumptions are fulfilled. If certain assumptions are not fulfilled, you should go with non-parametric test, because taking parameter or non-parametric test or parametric test depends upon the certain assumption and meet test requirement. Meet test requirement means if you choose the parametric test, there are so many options in parametric test like t-test, f-test, z-test, one-way ANOVA, two-way ANOVA. If you go with non-parametric test, there are a lot of options like sign test, run test, Mann-Whitney test, Kruskal test, H test, chi-square test, various tests
So many tests are available in both the cases, either parameter or non-parameter test. But before go with parameter or non-parameter, you should clear about assumption in which assumption follow. Then we use parametric test. If these assumptions are not follow, then I go with non-parametric test. Meet test requirement. Each test, either T test or F test, Z test, certain requirement. If your sample size is less than or equal to 30, you should go with T test. If your sample size is large sample, then you go with Z test. If you want to study pilot study, in case you can go with non-parametric test. The second step of testing hypothesis is state the null hypothesis. After certain assumption and meet test requirement, you decide you have to go with non-parametric test or parametric test. In parametric test, you have selected T test. Before testing of T test, you first state the null hypothesis. Null hypothesis means hypothesis frame for rejection. Null hypothesis, one clear about in one sentence is null hypothesis, hypothesis which is framed by researcher for rejection, and it is ambition or it is desire of every researcher. He wants to reject null hypothesis and select alternate hypothesis. Null hypothesis means there is no difference between population mean and sample mean. There is no difference between population parameter and sample parameter. Third step of testing hypothesis, select the sampling distribution and establish the critical reason. Select the sampling distribution and establish the critical reason means before analysis of any study, researcher fixed his critical reason, either 1% or 5% or 10%. From my side, it is very necessary to before starting of any study, it is predefined that I take critical reason in 1% or means 99% confidence level, or 5% critical reason means 95% confidence level. It before decide. In some cases, I see that he earlier in very starting, researcher fix the critical region 1%. After collection of data, he decide now it will be 5%. And at the time of taking analysis and conclusion, he will decide, no, not 1%, not 5%. Now I done my research work at 10% critical revision, means only 90% confidence level. But from my side, it is my opinion, a good study performed 1% to 5% critical reason only. Next, compute the test statistics. Each and every test, there is a separate formula. There is separate calculation. For testing hypothesis, it is depends upon the researcher. He will calculate manual or he will calculate nowadays there are various softwares in Excel or SPSS or SPC to Excel and Jamui. There are statistics. There are so many options available to researcher, and go and for a single click, you have to receive all the test statistics what you want. There is no manual calculation. After collection and classification of data, you should go manually or you should go with online or do decision and interpret the result. After compute the test statistics or manually or software, last
but not least, fifth point is make a decision and interpret result. For resulting interpret, your test statistics compare with tabulated value. If you calculate manually, your test statistics will be compared to tabulated value given in last page of the each and every stats books. But if you done these test statistics in software, you should compare software value with p-value calculated given in software. But in both the cases, either you go with manually or in software, result are same. It is not possible in manually calculation you reject your null hypothesis, but in software shows your null hypothesis is rejected. Both result are same. Either you do with manually or in computer. Parametric test. There are so many parametric tests. First, t-test, f-test, z-test, ANOVA. First, we consider t-test. T-test is a parametric test. In the year 1908, William Shelley Gossett propounded this t-test, known as students' t-distribution. इनके बारे में कहा जाता था कि शेली गॉसेट जिन वर्कशॉप में वर्क करते थे वहां अपने नाम से पब्लिकेशन की इजाजत नहीं थी, तो इन्होंने अपनी एक रिसर्च को स्टूडेंट्स के नेम से पब्लिश किया, जो बाद में बहुत ही फेमस हुई और इसलिए इसे स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। टेस्ट फॉर स्मॉल सैंपल है, मींस लेस देन 30 अगर आपकी सैंपल साइज है तो आप टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इज लेस देन 30, द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन एंड पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है जो टी टेस्ट के एजम्पशन में भी है या आप पैरामीट्रिक टेस्ट के भी एजम्पशन में देखेंगे कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन हो और सैंपल साइज लेस देन 30। एप्लीकेशन ऑफ टी टेस्ट का एप्लीकेशन आप कहाँ कर सकते हैं और सबसे ज्यादा जनरली यूज होने वाला टेस्ट पैरामीट्रिक में टी टेस्ट ही है। नॉन पैरामीट्रिक में काई स्क्वायर टेस्ट है। काई स्क्वायर टेस्ट को किंग ऑफ द टेस्ट भी कहा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ टी टेस्ट में फर्स्ट है टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ ए रैंडम सैंपल। देखिए यहाँ आपको ये समझना होगा कि कोई भी टेस्ट करने के पहले आपके पास डाटा होना चाहिए और डाटा के बेसिस पे, मींस वो डाटा सैंपल रूप में ही होगा और सैंपल के बेसिस पे आपको पूरे पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन देना है। तो जितने भी लोग इस वर्कशॉप में अटेंड कर रहे हैं, हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि वर्कशॉप खत्म होने के बाद आप मैनुअली आप किसी एक स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या कोई वर्कशॉप है जहाँ के सारे एम्प्लॉई हों या सारे स्टूडेंट के बारे में अगर आप एक अपना माइंड मेकअप करना चाहते कि पॉपुलेशन क्या होता, सैंपल क्या होता, कैसे टेस्ट आता, कैसे हम सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक प्रोसेस पूरा कर लें तो आपको एकदम क्लियर होगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि पॉपुलेशन सैंपल में कब हम टी टेस्ट लगाएं, कब जेड टेस्ट लगाएं, कब यू टेस्ट लगाएं और उन सब का जो रिजल्ट आता है उसकी एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन से हम पॉपुलेशन के बारे में क्या डिसाइड करें और जो हम सैंपल के बेसिस से पॉपुलेशन के बारे में डिसाइड कर रहे हैं या जो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो एक्चुअल में है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आप किसी भी एक कॉलेज या स्कूल को केस स्टडी अप्रोच में लेके आप वहां के 100-200 स्टूडेंट का जो सैंपल का तरीका पिछले क्लासेस में या पिछले वर्कशॉप के सेशन में आपको बताया गया,
आप प्रोबेबिलिटी सैंपल में 100 स्टूडेंट का डाटा लीजिए और उस 100 स्टूडेंट के डाटा पे आप एनालाइज करिए। टी टेस्ट तो नहीं लगेगा 100 पे, लेकिन आप उस पे जेट टेस्ट, एनोवा और बाकी कुछ कुछ टेस्ट कब कब लगा के चेक करिए और पॉपुलेशन के डाटा से फिर मैच कराइए कि आपकी ये स्टडी कितनी फ्रूटफुल है। क्योंकि एक्चुअल में जब हम ऐसे डाटा लेते हैं तो हमें पॉपुलेशन के बारे में उतना पता नहीं रहता और हमें लगता कि जो भी हम सैंपल के बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं वो सैंपल मेरा सही है और जो रिजल्ट आ रहा है वो सही होगा। लेकिन सैंपल लेते समय भी आपको बहुत सी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर वो सेकेंडरी डाटा है तो ठीक है, लेकिन प्राइमरी डाटा के बेसिस पे आपका जो कलेक्शन होता है, प्राइमरी डाटा लेने की जो सावधानियां होती हैं वो आपको करनी पड़ेगी। और टी टेस्ट में फर्स्ट जो है टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ ए रैंडम सैंपल, कि आपने किसी क्लास के 100 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट का रैंडम सैंपल लिया और उस बेसिस पे आप 10 स्टूडेंट का सैंपल लेके आपने मार्क्स देखा और उस 10 स्टूडेंट के मार्क्स के बेसिस पे आप पूरे क्लास का या पूरे स्कूल के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टी टेस्ट का सैंपल रैंडम फर्स्ट वन सैंपल टी टेस्ट यूज करना होगा। सेकंड, टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू सैंपल। अगर आप 2 सैंपल लेते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि दोनों ही सैंपल सेम पॉपुलेशन के हैं या नहीं है, या दोनों सैंपल सेम मीन है या नहीं है, तो उसके लिए आपको 2 सैंपल इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट करना पड़ेगा। थर्ड, टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ 2 सैंपल डिपेंडेंट सैंपल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पेयर ऑब्जर्वेशन। इसको बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट भी कहते हैं। मीन्स कि जैसे वर्कशॉप से पहले आपकी स्टेट्स की नॉलेज चेक कर ली गई और फिर वर्कशॉप के बाद आपका स्टेट्स का एक टेस्ट लिया गया और ये देखा गया कि वर्कशॉप से पहले और बाद में कोई आपकी स्टेट्स या रिसर्च मेथोडोलॉजी के नॉलेज पे कोई डिफरेंस आया या नहीं आया। मींस ये इसलिए करते हैं कि वर्कशॉप आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। मेडिकल साइंसेज में ऐसे पेयर टी टेस्ट का यूज जनरली किया जाता है, या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए या ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि ट्रेनिंग अच्छी थी या नहीं थी, इस चीज को देखने के लिए पेयर टी टेस्ट करते हैं। टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑब्जर्व कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इन 4 बातों के लिए टी टेस्ट हम करते हैं। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे एक एक एग्जांपल से। फर्स्ट, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ ए रैंडम सैंपल, determining whether the mean of a sample drawn from a normal population deviates significantly from a hypothetical value, means population mean, when variance of the population unknown। देखिए टी टेस्ट के बारे में एकदम क्लियर है कि टी टेस्ट हम तभी यूज करते हैं जब स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस पॉपुलेशन का नोन नहीं है। और वन सैंपल टी टेस्ट में हम किसी पॉपुलेशन से एक रैंडम सैंपल निकालते हैं और ये चेक करते हैं कि इस सैंपल का मीन पॉपुलेशन मीन से डिफर है या इक्वल। तो नल हाइपोथेसिस में सबसे पहले आपको यही एब्ज्यूम करना है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। उसके बाद आप टी टेस्ट अप्लाई करेंगे और टी टेस्ट अप्लाई करने के पहले आप देखेंगे कि सारे एजम्पशन और टेस्ट रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। वो मींस कि जो भी आपने सैंपल लिया वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और डाटा आपका लेस देन 30 हो, तभी आप टी टेस्ट अप्लाई करें। Following example, 6 boys are selected at random from a school and their marks in Hindi found to be 63, 63, 64, 66, 60 and 68 out of 100. In the light of these marks, discuss the general observation that the mean marks in Hindi in the school were 66. देखिए यहाँ पे 6 स्टूडेंट का हिंदी में मार्क्स आपने लिया है और उसके बेसिस पे आपको ये डिस्कस करना है कि स्कूल के स्टूडेंट का मार्क्स 66 है। अब किसी भी टेस्ट को करने के पहले आपको ये डिसाइड करना है कि हमें 2 टेल टेस्ट करना है कि 1 टेल टेस्ट है। 1 टेल टेस्ट है तो वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। ये आपको बेसिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग की क्लियर होनी चाहिए।
Next, second, to test the difference between mean of two samples. There may be two objectives of testing this test, whether the both sample have been drawn from the same population. ये हमें देखना है कि दोनों ही सैंपल एक पॉपुलेशन से ड्रॉ किया गया हो. नेक्स्ट, whether the factor affecting both the sample in the same or there is a significant difference. Means mean of sample 1 is equal to mean of sample 2. ये आपकी नल हाइपोथेसिस होगी. उसके बाद आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. The following example: two groups of students appeared in a test examination and the marks obtained by them were as follows. First group, second group. Examine the significance difference between mean marks secured by above two groups. टू ग्रुप्स का आपने एग्जाम लिया, उसका रिजल्ट्स आपके सामने हैं. आप ये जानना चाहते हैं कि मीन मार्क्स, कि दोनों के मीन मार्क्स में कोई डिफरेंस है या नहीं. तो इसके पहले जो आपने टेस्ट किया था वो 1 सैंपल था इंडिपेंडेंट टेस्ट. यहाँ आप 2 सैंपल इंडिपेंडेंट टेस्ट करें. नेक्स्ट, पेयर्ड ऑब्जर्वेशन में ये थर्ड टी टेस्ट है जिसके बारे में हमने आपको बताया. बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट भी कहते हैं. दिस टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द वैल्यूज ऑफ सैंपल आर इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल पेयरिंग. फॉर एग्जांपल, फाइंड आउट the efficacy of a coaching class, whether there is a significant difference marks of a student before and after coaching. The following example: memory capacity of 9 students were tested before and after training. State whether the training was effective or not from the following steps. बिफोर एंड आफ्टर का रिजल्ट दिया है. बिफोर ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग आपको डिसाइड करना है कि ट्रेनिंग जो इफेक्टिव है या नहीं है. और पेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर में आप देखेंगे इसको डिपेंडेंट सैंपल कहा जाता है. मींस जो आपने सैंपल एक बार लिया उसी सैंपल पे ट्रीटमेंट करके आपने दोबारा डाटा लिया है, इसलिए इसको डिपेंडेंट सैंपल में हम रखते हैं. To test the significance of the observed correlation coefficient, if we are to test the hypothesis that the correlation coefficient of the population is 0, the variance of the population are uncorrelated, then we apply this test. और correlation और regression हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट सेशन में आपका होगा. टी टेस्ट के बाद जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीट्रिक टेस्ट है, दैट इज एफ टेस्ट. F test is also called a parametric test. In the year 1920, it is variance ratio test. F test is named in respect of Fisher. Fisher ने इसको किया था, इसलिए इसका नाम F test रखा गया. Developed by Snedeker, इसको डेवलप बाद में किया Snedeker. This test is used especially when the significance of difference between two variables is to be tested. That is, when it is to be decided whether the two samples may be regarded as drawn from the same population having the same variance or not. Assumption: नॉर्मेलिटी होनी चाहिए. मींस जो भी आपने सैंपल लिया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. डाटा रैंडम सैम्पलिंग आपने किया हो, इंडिपेंडेंट डाटा हो, मोर देन यूनिटी इसका रिजल्ट आता, क्योंकि इसका जो रेशियो आप बनाते हैं हायर डिनोमिनेटर में होता है, इसलिए एफ मोर देन यूनिटी आता. टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस बिटवीन सैंपल प्लस वेरिएंस विद इन सैंपल. Two random samples drawn from two normal population are under obtain estimate of the variance of the population to test whether the two population having same variance. ये देखिए दो डाटा है आपके पास, इन दोनों को आपने अलग अलग टाइम पे लिया. आप ये जानना चाहते हैं दोनों ऐसे पॉपुलेशन से लिए गए हैं जो सेम वेरिएंस है या सेम वेरिएंस नहीं है, तो आप एफ टेस्ट यूज करेंगे. एफ टेस्ट का फार्मूला आप लगा के टेबुलेटेड वैल्यू से चेक करके आप डिसाइड करें. नेक्स्ट, एनोवा. एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस को बोलते हैं. पैरामीट्रिक टेस्ट है. इन द ईयर 1923 में
propounded by R.A. Fisher, developed by Snedeker, to test the significance of means of more than 2 samples only by one test. देखिए टी टेस्ट ने हमें क्या परमिशन दी थी कि हम 2 सैंपल के मीन को चेक कर सकते हैं, लेकिन एनोवा हमें क्या परमिशन दे रहा है, मोर देन 2 सैंपल बाय वन टेस्ट, हम 2 से ज्यादा सैंपल को भी एक ही टेस्ट में कवर कर सकते हैं। एजम्पशन क्या है, ईच ग्रुप सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। क्योंकि ये पैरामीट्रिक टेस्ट है तो पैरामीट्रिक टेस्ट की ही एजम्पशन है कि पॉपुलेशन आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो चाहे आप टी टेस्ट करें, एफ टेस्ट करें, जेड टेस्ट करें, एनोवा करें, सबकी एजम्पशन ये होगी। ऑल पॉपुलेशन हैव ए कॉमन वेरिएंस, ऑल सैंपल आर ड्रॉन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जितने भी सैंपल आप ड्रॉ करें वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। Within each sample, the observation are sampled randomly and independently of each other. Uses: to test the significance of difference between means of more than 2 samples, to test the significance difference between variance, use in one-way classification, use in two-way classification. One-way ANOVA. ANOVA one way भी होता, two way भी होता, repeated measure भी होता. The one way ANOVA analysis of variance is used to determine where there are any statistical significant difference between the means of 3 or more independent group. When data are classified to only one criterion, that is called one way ANOVA. For example, if we collect data of agriculture yield on the basis of different type of fertilizer, it will be one factor classification. अगर हम ये देखना चाहते कि agriculture yield on the basis of different types of fertilizer, means when data are classified to only one criterion, that is called one way. General test conducted of certain student of M.Com selected at random from 4 colleges of a town. Analysis of variance to test the significance difference between mean marks of 4 colleges. ANOVA two-way. When data are classified on 2 criterion in the form of 2 factor of causes, for example, influence of agriculture yield, types of fertilizer, variety of seeds. Analysis of such type of data is known as analysis of variance in two-way classification. Means influence of agriculture yield on the basis of types of fertilizer, variety of seeds. For example, influence of students' marks on the basis of coaching classes attend, on the basis of online study, on the basis of book study, means when more than one criterion is study based, that is ANOVA two-way. For example, if influence of sales in different season, it is one way ANOVA. But influence in sales due to season and due to different salesmen, this is called two-way ANOVA. When more than one criteria is used, then we use two-way. A factory manager wishes to buy machine for a certain operation in a production process. Obtain one machine from each of the 4 companies making such machines, and put 3 men each of whom Dr. work Vikas sir. one day on each of 4 machines. Vikas Yes. sir, actually your voice is not clear. Yes, yes. Please adjust your mic. Okay, okay. It is clear now? Now it is clear, but time to time your voice is disturbing. Okay, I think there is connectivity problem. Yes, sir. You can interrupt if this happen again. Okay. Okay, sir. This is the example of two-way ANOVA, means purchasing of machine depends upon worker and machine. After this PPT presentation, we will
check it in Excel or other software, how it will happen in softwares. Discuss the significance of variation of production among the different types of machine and also among the works. Now jet test. Jet testing, nothing, it is the extension of t-test. A jet test is a statistical test used to determine whether two population mean are different when the variance are known and the sample size is large. देखिए टी टेस्ट हम कब यूज करते हैं, जब सैंपल साइज स्मॉल हो और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन हमें नहीं मालूम। जेट टेस्ट कब यूज करेंगे, जब सैंपल साइज मेरी लार्ज है और पॉपुलेशन मीन आर डिफरेंट वेदर द वेरिएंस आर नोन एंड सैंपल साइज लार्ज। सैंपल मीन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मस्ट नोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आपको ये अपने सैंपल स्टडी में ध्यान रखना है कि अगर आपका सैंपल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस जो डाटा आपने लिया है सैंपल बेसिस पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको पैरामीट्रिक टेस्ट करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आप नॉन पैरामीट्रिक में जाएं या उसको नॉर्मलिटी चेक करके उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करें। और फिर ये सारे पैरामीट्रिक टेस्ट के एजम्पशन हो जाएं तो फिर कौन सा टेस्ट आपको यूज करना है, टी टेस्ट कब करना है, जेड टेस्ट कब करना है, एफ टेस्ट कब करना है, ये आपके सैंपल साइज और पॉपुलेशन पैरामीटर्स नोन अननोन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरा फर्स्ट स्लाइड था प्रेजेंटेशन पैरामीट्रिक टेस्ट के ऊपर। अब जरा हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से आपको हल्का सा ओवरव्यू देंगे कि आपको कैसे करना है। स्क्रीन क्लियर है? हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर। स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, yes, it is clear. Clear. There are so many software for the purpose of analysis of data. आप एक्सेल पे भी कर सकते हैं, अगर आप में विंडोज 10 है तो उसमें एड ऑन बटन दे के आप एनालिसिस ऑफ डाटा पे जाके टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट सब कर सकते हैं। और चूंकि आप लोग अभी तक अगर आपने एनालिसिस सॉफ्टवेयर पे नहीं की है तो मेरा आप सबको सजेशन है कि आप कोई भी अच्छी स्टैट्स की बुक लीजिए और उसके टी टेस्ट चैप्टर को खोलिए और उसमें जो भी इलस्ट्रेशन दिया आप उस इलस्ट्रेशन को एक्सेल पे फीड करिए और फिर टी टेस्ट जाके अप्लाई करिए और आपका रिजल्ट और बुक का रिजल्ट दोनों सेम आएगा। और ऐसा अगर आप एक दो टेस्ट में करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। अभी आपको अपने डाटा पे टी टेस्ट कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है। आप जो बुक में टी टेस्ट का चैप्टर है, जेड टेस्ट है, एनोवा 1 वे 2 वे, उन सब के क्वेश्चन को लेके आप एक्सेल में डालिए। और विंडोज 10 का अगर होगा आपके पास तो उसके एक्सेल में है, अगर वो नहीं, अगर SPSS का ट्रायल वर्जन है तो वो आप ले सकते हैं, नहीं आर स्टेटिस्टिक्स पे आप कर सकते हैं। ये मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया है जमोवी, किसी ने नाम सुना है इसका? यस सर। यस सर। तो आप देखिए अभी मैं इस पे बहुत कुछ आपको नहीं बता पाऊंगा, केवल मैं हिंट कर रहा हूं कि जैसे ये देखिए जमोई, जब भी आप लोग डाउनलोड करके ओपन करेंगे ये है, इसमें 2 बटन है, एक डाटा और एक एनालिसिस। और उसके बाद ये देखिए ये न्यू, अगर आपको फाइल करनी है, फाइल ओपन करनी है, इंपोर्ट करना है, सेव एज, ये सारे ऑप्शन है। ये कुछ फाइल मेरी बना के रखी हुई है तो वो इसमें से आप उसको ब्राउज करके वो ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ जो डाटा का बटन है, डाटा में जैसे आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ ऐड का ऑप्शन है, ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाटा वेरिएबल इंसर्ट पे जाइए। इंसर्ट पे जब आप जाएंगे तो ये आपका ओपन होगा। ये जिस रो में आप रखना चाहे डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल दीजिए, जो भी आपका डाटा हो। डाटा अगर आपका कंटिन्यूअस में है तो उसको लीजिए, ऑर्डिनल डाटा है तो उसको लीजिए,
नॉमिनल है तो उसको लीजिए, और इंटरवल है तो उस हिसाब से आप यहाँ पहले डाटा ए और जितने भी रो हैं आप उसमें फीड यहाँ कर देंगे तो वो डाटा आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और डाटा फीड करने के बाद जो भी आपके पास डाटा हो, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ ले रहा हूँ डाटा, मैंने डाल दिया 2 4 6 8 और 10, ये सिंपल मैंने डाटा यहाँ डाल दिया। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे एनालाइज के बटन पे जाएंगे तो इसमें ये कई ऑप्शन देखिए, आपको एक्सप्लोरेशन दिख रहा है, टी टेस्ट, एनओआर, रिग्रेशन, फ्रीक्वेंसी, फैक्टर। आप एक्सप्लोरेशन पे जाएंगे तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव्स है और उस डिस्क्रिप्टिव पे आपने क्लिक किया तो ये देखिए थोड़ा नेट स्लो है इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद देखिए A2 में आपने डाटा लिया था तो उसको वेरिएबल पे आपने डाल दिया। उसके बाद यहाँ फ्रीक्वेंसी टेबल है, स्टैट्स से नीचे आप आएंगे, यहाँ स्टैट्स पे अगर आप जाते हैं तो स्टैट्स पे ये देखिए n मीन्स जितना आपने डाटा डाला है, टोटल नंबर ऑफ कितने मिसिंग अगर बीच में आप करते हैं तो वो भी ये शो करेगा। उसके बाद मीन, मीडियन, मोड पे टिक कर दीजिए, सम पे टिक कर दीजिए, क्वार्टाइल्स पे टिक कर दीजिए, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, रेंज, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्क्यूनेस, कोर्टोसिस, जो भी आपको चाहिए वो आप टिक कर देंगे। और जैसे ही टिक करके आप यहाँ गो पे करते हैं, ये देखिए ये आपको सारे रिजल्ट्स एंड टोटल नंबर आइटम मेरे 5 थे, 5 आ गए। मिसिंग, नो मिसिंग था तो मिसिंग 0, मीन 6 दिखा रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, मीडियन, मोड, देखिए मोड के बारे में 2 यहाँ लिखा है। इट मीन्स कि मोड हमें मालूम है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी तो किसी की नहीं है, 2 भी 1 टाइम आया, 4 भी 1 टाइम, 6 भी 1 टाइम, 8 भी 1 टाइम, 10 भी 1 टाइम। तो इस सीरीज में देयर इज नो मोड, देयर इज नो मोड के केस में ये देखिए स्टार्ट बना है नीचे, मोर देन 1 मोड एग्जिस्ट, ओनली द फर्स्ट इज रिपोर्टेड। जब सारों की फ्रीक्वेंसी एक ही बार है तो इस सॉफ्टवेयर ने जो सबसे पहले आया है उसी को रिपोर्ट किया। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, वेरिएंस कैलकुलेट कर दिया, रेंज कैलकुलेट, रेंज क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो हाईएस्ट मेरा 10 है, लोएस्ट 2 है, रेंज आ गया। ये सारी आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखिए, Q1, Q2, Q2 क्या है 6 और यहाँ मीडियन क्या है 6, तो आपको मालूम है कि Q2 ही मीडियन होता है। मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में सीरीज को डिवाइड करता और Q2 भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता, मीडियन और Q2 की वैल्यू इक्वल होती है। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी बुक ले लीजिए स्टैट्स की और उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डालिए। और एक प्रॉब्लम और मैं आपको डिस्कस करूंगा कि हो क्या रहा है कि अभी प्लेगरिज्म का जमाना है। मींस कि हमने एक डाटा लिया, हमने एक्सेल पे उसको किया या SPSS पे किया, ज्यादातर लोग SPSS पे कर रहे हैं। SPSS जैसी टेबल या ग्राफ आपको बना के दे रहा है वैसा ही टेबल या ग्राफ हमें बना के दे रहा है। तो अब धीरे धीरे उसकी भी संख्या बढ़ने के कारण जो 10%, 12%, 15% प्लेगरिज्म के केस में डाल दे रहा है, उसमें कुछ परसेंटेज सॉफ्टवेयर का भी है कि वो सॉफ्टवेयर में तो फिक्स है कि अगर आप डाटा डाल रहे हैं तो वो वैसा ही टेबल बना के देगा, तो वो भी कैच कर ले रहा है प्लेगरिज्म में। तो आप 2-4 सॉफ्टवेयर पे अलग अलग यूज करिए और इसीलिए हम जामोवी अब यूज करते हैं। ये देखिए एक्सप्लोरेशन पे जाके डिस्क्रिप्टिव में जाके आप सारा कर लेंगे और आप जाएंगे, यहाँ प्लॉट्स है तो प्लॉट्स में जाके देखिए ये हिस्टोग्राम और इन सब में से आप जिसमें भी टिक करेंगे आपका वो ग्राफ भी बनके आपको यहाँ मिल जाएगा।
पहले हम यहाँ सिलेक्ट करें वेरिएबल्स पे और फिर यहाँ जाके हम हिस्टोग्राम या फिर बॉक्स प्लॉट सेलेक्ट करें। नहीं आ रहा है। ये वेरिएबल्स पे डाल दिया हमने। ये प्लॉट्स आ रहा है, देखिए नेट, ये आ गया, ये विजिबल है। तो ऐसे आप यहाँ अपना ग्राफ वगैरह, पार्ट हिस्टोग्राम या बॉक्स प्लॉट, आउटलायर्स आप चेक करने के लिए बॉक्स प्लॉट भी बना सकते हैं और उससे क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आप टी टेस्ट पे जाइए। टी टेस्ट में इसमें क्लियर है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट आपको करना है या पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट करना है, वन सैंपल टी टेस्ट करना है। जो आपको करना है उसका डाटा लीजिए और क्लिक करिए उस पे आपको। जैसे इसी क्वेश्चन में हम मान लेते हैं इसको, और यहाँ टेस्ट वैल्यू हमें डालनी होगी। हम 7 डाल देते हैं कि मीन्स पॉपुलेशन मीन मेरा 7 है। और यहाँ देखिए ये नल हाइपोथेसिस वो क्लियर कर ले रहा है अपने आप से ही। और उसके बाद यहाँ ये मीन डिफरेंस की जरूरत नहीं है। जो भी आप टेस्ट करेंगे, देखिए यहाँ एक एजम्पशन चेक है, नॉर्मेलिटी स्कॉर्पियो विल्क टेस्ट है। अगर आपका डाटा नॉर्मल है या नहीं है तो भी आप उसने पूरे डाटा को इस सॉफ्टवेयर में डाल के इसको क्लिक करके आप देख सकती हैं। तो अब देखिए ये टी टेस्ट का है, तो मेरा ये टी टेस्ट का पूरा इस पे आ गया ये, ठीक है। ये टी स्टेटिस्टिक्स मेरी आ गई। पॉपुलेशन मीन हमने 7 डाल दिया था तो वो यहाँ किया। टी वैल्यू और डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मालूम है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा नंबर ऑफ आइटम -1 जनरली एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम आपसे कहें कि आप कोई भी 5 आइटम्स हमें ऐसा बताएं जिसका टोटल 100 हो जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि हमने आपसे कहा कि 5 आइटम आप बताइए जिसका टोटल 100 हो जाए, तो पहला आपने 30 बताया, दूसरा 20 बताया, तीसरा 10 बताया, चौथा फिर 30 बताया, ठीक है। लेकिन 5वां और लास्ट आइटम बताने के लिए आपको, शुरू का 4 आइटम बताने के लिए तो आप फ्री थे, लेकिन 5th आइटम बताने के लिए फ्री नहीं थे। तो डिग्री एंड फ्रीडम का भी कॉन्सेप्ट ये कि जितना नंबर ऑफ आइटम हो उससे -1 करके आप डिग्री ऑफ फ्रीडम रखते हैं। फिर देखिए टी टेस्ट के बाद यहाँ एनोवा की है, वन वे एनोवा, एनोवा रिपीटेड मेजर एनोवा, एनकोवा, मैनकोवा, वन वे एनोवा क्रोस्काल वालिस देखिए लिखा है, और रिपीटेड मेजर्स एनोवा फ्रीडमैन। अभी नॉन पैरामीट्रिक में क्रोस्काल और ये रिपीटेड फ्रीडमैन ये आपको आएगा। फिर यहाँ रिग्रेशन, रिग्रेशन में जो भी आप डाटा पे निकालना चाहते हैं, रिग्रेशन लीनियर और नॉन लीनियर 2 आउटकम्स हैं तो बाइनोमियल में, n आउटकम्स हैं तो मल्टी नॉमिनल में। और फ्रीक्वेंसी के लिए भी आप जो भी ये काई स्क्वायर आप करते हैं या पेयर सैंपल सब यहाँ है। और फैक्टर्स के लिए, फैक्टर एनालिसिस, स्केल एनालिसिस के लिए सारे बटन इसमें दिए हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी किसी भी बुक का कुछ क्वेश्चन उठा के इस पे पहले करिए और सबसे पहले वहां श्योर होइए, फिर उसके बाद आप अपना डाटा लेके एनालिसिस करिए। और दिस इज फ्रॉम माय साइड इन फर्स्ट पार्ट पैरामीट्रिक टेस्ट। सेकंड पार्ट में हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट डिस्कस करेंगे। शिशिर जी कोई क्वेश्चन हो तो करें। एक रिक्वेस्ट आई है डॉक्टर हाँ सुशांत सिंह की। ये हाँ। चाह रहे हैं कि एक कोई एग्जांपल के साथ आप ये टी टेस्ट को एलोबरेट करें। अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलिए हम कर रहे हैं। थोड़ा नेटवर्क स्लो है फिर भी आई विल ट्राई।
हाँ, ये देखिए, ये मैंने डाटा लिया है 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट का मार्क्स का हमने डाटा ले लिया कि ये जो 6 स्टूडेंट, जो मेरी स्लाइड पे क्वेश्चन था पहला, ठीक है, कि उसमें 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स हिंदी सब्जेक्ट में सेलेक्ट किए गए, जिसमें 63 63 64 66 60 68। अब हमें ये चेक करना है कि इस क्लास के सभी बच्चों का मार्क्स 66 है या नहीं। हमें टी टेस्ट करना है। टी टेस्ट पे क्यों गए हम? टी टेस्ट पे हम इसलिए गए क्योंकि हम मान लिए कि पॉपुलेशन मीन 66 सैंपल मीन के बराबर है कि नहीं है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करने के पहले हम नल हाइपोथेसिस कर लेंगे कि स्टूडेंट्स मार्क्स इज इक्वल देन 66, ठीक है। एवरेज मास ऑफ मीन्स पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन। अब इसके लिए हम टी टेस्ट में जाएं, चूंकि ये 1 सैंपल टी टेस्ट है तो हम 1 सैंपल टी टेस्ट पे गए और जो मेरा डाटा था ए में हमने उस डाटा को ले लिया। और डाटा लेने के बाद आप देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ टेस्ट वैल्यू है। इस टेस्ट वैल्यू में हमने क्या माना था, देखिए कि 66 की जो मेरी पॉपुलेशन मीन है, मीन्स एवरेज मास ऑफ द स्कूल स्टूडेंट और क्लास स्टूडेंट विल बी 66। हमने 6 स्टूडेंट का मार्क्स लिया, उसके बेसिस पे हमें ये चेक करना है कि पूरे स्टूडेंट्स जो क्लास में है या सपोज दैट स्कूल में है, उन सबका एवरेज मार्क्स हिंदी में 66 होगा। अब इतना करने के बाद आप यहाँ पे जाइए और ये आपका टी टेस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा और उस बेसिस पे आप ये देखिए स्टैटिक्स आ गई। आपका पॉपुलेशन मीन ये था, नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपकी हो गई। देखिए HA लिखा हुआ है, पॉपुलेशन मीन नॉट इक्वल टू 66, टी स्टैटिक्स आ गई। और ये पी वैल्यू देखिए आपकी कम है, तो उस बेसिस पे आप डिसीजन ले लीजिए कि आपको ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। अब इसी केस में देखिए, अगर हम आपको दिखाते हैं कि 1 सैंपल टेस्ट में हमने इन्हीं को लिया और यहाँ हमने 66 वैल्यू ली थी, हम यहाँ पे 99 वैल्यू डाल दे रहे हैं। हम ये सपोज कर रहे हैं कि 6 स्टूडेंट का हमने मार्क्स जो कलेक्ट किया है, अब हम ले रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन 99, मीन्स स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स 99। तो अब देखिए रिजल्ट मेरा, आप देखिए यहाँ स्टैटिस्टिक्स कितनी है मेरी 31, जो कि टेबुलेटेड वैल्यू से बहुत ज्यादा है। और जब भी टेबुलेटेड वैल्यू से ये ज्यादा होगी तो क्या कंक्लूजन होगा कि मेरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। और यहाँ जो 66 के केस में है, वहां पे मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। मींस कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं उन 6 स्टूडेंट के बेसिस पे कि मेरा स्कूल का या क्लास का एवरेज मार्क्स हिंदी में 66 हो सकता है। लेकिन सेकंड वाले एग्जाम्पल में हम ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां मेरी हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि मेरी जो टी स्टैट्स की वैल्यू आ रही है वो टेबुलेटेड वैल्यू से बहुत ज्यादा है, 31 है। और इसी तरह आप डिफरेंट एग्जाम्पल लेके एकदम क्लियर देखिए, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में आप बिफोर और आफ्टर दोनों डाटा उसमें डाल देंगे और उस बेसिस से आपको रिजल्ट आ जाएंगे। और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में आप 2 सैंपल डाल सकते हैं। अगर आपका 2 सैंपल से ज्यादा होगा तो फिर आपको एनोवा में जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना, मीन्स वर्कशॉप के बाद अगर आप भूल जाएंगे कि कुछ दिन बाद करेंगे, कुछ दिन बाद नहीं, आप इसको हैबिट डालिए सॉफ्टवेयर पे, तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आप खुद समझ जाएंगे। इट्स ओके सुशील जी। ये तो हो गया सर। कुछ क्वेश्चन अभी और हैं, आप हाँ हाँ अगर बोलिए। चैट बॉक्स ओपन कर लें तो हाँ एक विजिबल मिनट, रहेगा आपके अभी लिए। अभी हम ओपन करना है सर।
ये चैट बॉक्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल suppose I have to do analysis, then it would be to do with, हाँ जमुई के साथ आप एग्जाम कर सकते हैं। संजय सहाय जी का है ये क्वेश्चन। सर कैन यू elaborate that question type in questionnaire depend on the test applicability? For example, if my question are in Likert scale, which test? देखिए ये सब तो बहुत ही मतलब ये पर्सनल क्वेश्चन है, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, उसमें बात करेंगे सर। क्योंकि देखिए डाटा जो है कि आपका नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल, डाटा कैसा है आपका, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सबसे पहले आप देखिए एनालिसिस एकदम सेपरेट ब्रांच है। आपके पास डाटा अच्छा है, खराब है, बुरा है, एनालिसिस को इसके मतलब नहीं है। आप सॉफ्टवेयर में डालेंगे वो रिजल्ट दे देगा। ये डिसाइड आपको करना है कि आपका डाटा लिकर्ट पे है। अच्छा लिकर्ट में भी आप वन क्वेश्चन ओपन सोर्स है या फिर फिक्स्ड है, आपको ये देखना है, उस बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। सर कुड वी टेक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एबल देन 100? आप देखिए वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर सैंपल साइज और योर स्टडी। और सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव फ्रेम करिए, इसीलिए कहा जाता है कि आप सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए, उस बेसिस पे बाकी काम होगा। लेकिन हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले टॉपिक का नाम डिसाइड करते हैं और ऑब्जेक्टिव उसका मालूम ही नहीं रहता, डाटा कलेक्शन पे चल देते। तो सबसे पहले आप देखिए जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिस्टम है, उस सिस्टमेटिक अप्रोच में आएंगे। तो आज चौथे दिन आपका एनालिसिस पड़ा है, मतलब तीसरे दिन, दूसरे दिन, पहले दिन आप डाटा कलेक्शन, सैम्पलिंग टेक्निक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सारी चीजें करके तब यहां तक पहुंचे हैं। तो पिछली सारी चीजें आपको क्लियर होंगी और एनालिसिस जैसा डाटा, जैसा आप इनपुट प्रेजेंट करेंगे, आउटपुट आपको वैसा ही मिलेगा। और ये सॉफ्टवेयर है, इसको इससे मतलब नहीं है कि आपका डाटा कैसा है, जो भी आप फीड करेंगे आपको रिजल्ट वैसा ही ये दे देगा। एनी न्यू क्वेश्चन? हाँ सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पी वैल्यू एंड टैबुलेटेड वैल्यू? देखिए पी वैल्यू जो है वो सॉफ्टवेयर एक वैल्यू देता, और टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो मैनुअल कैलकुलेशन के लिए बुक के पीछे दी होती। ठीक है, तो आप दोनों से ही कंपैरिजन कर सकते हैं, या आप टेस्ट स्टैटिक्स का पी वैल्यू से कर सकते हैं, या मैनुअल करते हैं तो टेबुलेटेड से कर लीजिए। दोनों से रिजल्ट जो होगा आपका सेम आएगा, मैंने पहले भी बताया है। और how to accept and reject hypothesis depends upon the t statistics and tabulated value। और p वैल्यू देखिए वो कम अगर होती है तो हम उससे डिसाइड करते हैं कम या ज्यादा से, और टेबुलेटेड वैल्यू से अगर टेस्ट स्टैटिक्स कम होती है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं। ये मान लिया जाता है कि जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो सैम्पलिंग में होगा या किसी और रीजन की वजह से होगा। लेकिन अगर टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा कैलकुलेटेड वैल्यू है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते हैं। एनीवन? Now I think we should take a break of 10 minutes and thereafter we will join again. So please wait for 10 minutes. सर आप भी चाहें तो आराम कर लें थोड़ी देर, और पार्टिसिपेंट्स भी 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ओके ओके सर। शुरू किया है। Then now I am going to start second part of today's session, that is non-parametric test. Non-parametric test. Statisticians have devised alternate option of parametric test which can be used to test hypotheses about data which are non-normal or for which meaningful sample statistics cannot be calculated. देखिए पैरामीट्रिक टेस्ट में अभी तक क्या था कि हमें रिस्ट्रिक्शन थी, कुछ एजम्पशन थे कि आपका डाटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तभी आप पैरामीट्रिक टेस्ट पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे।
तो ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे जा सकते हैं. Non-parametric test means such statistical tests which neither depend upon the shape of distribution nor upon parameters of the population, such as mean standard deviation variance. Non-parametric test नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शेप जरूरी नहीं है और पॉपुलेशन का पैरामीटर जरूरी नहीं है. As these tests do not depend upon the shape of distribution, they are also called distribution free test. नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं, जैसा पहले आपको बताया था मैंने, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. A large number of non-parametric tests exist, but we will discuss only a few of the more widely used ones. These are sign test, run test, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis H test, Wilcoxon test, chi-square test, rank correlation test. We start discussion one by one. In non-parametric test, देखिए पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है कि टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा थोड़ा टफ है, मैनुअली करना टफ है अगर आपके पास सैंपल साइज है तो. लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, इजी टू अप्लाई, बहुत आसानी से आप डाटा पे अप्लाई कर सकते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, एप्लीकेशन टू ऑल टाइप्स ऑफ डाटा, सारे टाइप ऑफ डाटा पे एप्लीकेबल हो है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, हर तरह के डाटा पे, जबकि पैरामीट्रिक टेस्ट पे था कि वो केवल इंटरवल और रेशियो डाटा पे ही. डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट आप जानते हैं, वर्क विथ वेरी स्मॉल सैंपल्स, हेल्पफुल टू द रिसर्चर कलेक्टिंग पायलट स्टडी डाटा और रेयर डिजीज. नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में बहुत छोटे सैंपल, 5 या 6 सैंपल पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और पायलट स्टडी के लिए रिसर्चर इसे यूज कर सकते हैं, या रेयर डिजीज लाइक कोरोना और कोविड-19. अब देखिए डिफरेंस देख लेते हैं. पैरामीट्रिक टेस्ट में जहां हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट करते हैं, उसी की जगह हम नॉन पैरामीट्रिक में मैन-व्हिटनी टेस्ट भी कर सकते हैं. पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की जगह हम विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट भी कर सकते हैं. वन वे एनोवा की जगह हम क्रुस्काल-वालिस टेस्ट, मेजर एनोवा के लिए हम फ्रीडमैन एनोवा टेस्ट करते हैं. मींस कि जो जो पैरामीट्रिक टेस्ट से आप जानना चाहते थे उसके लिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में भी टेस्ट बने हुए हैं. अब पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का कंपैरिजन देखिए. पैरामीट्रिक टेस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है, आर्बिट्री होना चाहिए. पैरामीट्रिक टेस्ट में वेरिएबल्स होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स आप किसी के ऊपर कर सकते हैं. पैरामीट्रिक टेस्ट इंटरवल एंड रेशियो स्केल पे होता है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आप नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डाटा पे कर सकते हैं. पैरामीट्रिक टेस्ट का जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट होता है मीन होता है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हम मीडियन पे करते हैं. मीन मीडियन में डिफरेंस आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा कि जैसा कि हमने आपको बताया कि 246 हेलो. हेलो, हाँ हेलो. आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है. पीछे कुछ मिस हुआ क्या सर? लास्ट स्लाइड में आप जो कह रहे थे वो उसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा था कुछ. वॉल्यूम नहीं आ रहा था. अच्छा, एक मिनट. लास्ट स्लाइड मींस यहाँ पे बेसिस पे जो चल रहा था. बेसिक.
नहीं, बेसिस ऑफ नॉन अच्छा पैरामीट्रिक। बेसिस यहाँ से, ठीक। स्लाइड शेयर करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तो स्क्रीन हेलो, शेयर। हाँ, स्क्रीन शेयर अच्छा करिए। स्क्रीन शेयर नहीं है, नहीं इस तरह नहीं है। जस्ट क्लियर है, विजिबल। फुल स्क्रीन हो गया। हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए पैरामीट्रिक, हेलो, यस सर क्लियर है, आप बोलिए। हाँ, पैरामीट्रिक टेस्ट में आपने देखा कि सबसे पहले हमने डिस्कशन किया था कि पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है, नॉन पैरामीट्रिक के लिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। पैरामीट्रिक टेस्ट में वेरिएबल्स पे हम करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम वेरिएबल एट्रीब्यूट्स किसी पे भी कर सकते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट इंटरवल एंड रेशियो स्केल पे होता, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट नॉमिनल ऑर्डिनल पे भी हो सकता। पैरामीट्रिक टेस्ट का मेन जो सेंट्रल आइडिया है वो मीन है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का मीडियन है। अब मीन और मीडियन में डिफरेंस समझिए कि मीन में जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि 2, 4, 6, 8, 10, अगर हम मीन इसका कैलकुलेट करते तो सिग्मा एक्स अपॉन एन मीन्स 30/5 दैट इज 6, और मीडियन टर्म है 5 + 1/2 मीन्स थर्ड आइटम क्या हुआ 2, 4, 6, 8, 10, 6। तो अब देखिए मीन विकास सर योर वॉइस मीडियन दोनों 6 है, लेकिन अगर 2, 4, 6, 8 वॉइस प्रॉब्लम है क्या? हाँ वो हेलो, बीच में ब्रेक हो जा रहा है। बीच में ब्रेक हो जा रहा है। चलिए, तो अब देखिए मीन और मीडियन में अगर हम लास्ट जो मेरा आइटम है 10 उसको 100 अगर हम कर दें, अगर 10 को 100 कर देते तो मेरा जो नया मीन होगा वो 24 हो जाएगा, लेकिन 10 को 100 करते हैं तो मीडियन मेरा 6 ही रहेगा। मीन्स मीडियन की एक सबसे अच्छी चीज ये है कि आउटलायर्स मीडियम को इफेक्ट नहीं करते, जिन आउटलायर्स की बात मैंने मीन में आपसे की थी। और पैरामीट्रिक टेस्ट मोर पावरफुल है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लेस पावरफुल है। पैरामीट्रिक टेस्ट में पॉपुलेशन नोन होनी चाहिए, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए पॉपुलेशन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पैरामीट्रिक टेस्ट में कोरिलेशन टेस्ट हम कार्ल पियर्सन का करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में स्पीयर का, और पैरामीट्रिक में FTZ एनोवा करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक में साइन रैंक कुर्स्टॉल काई स्क्वायर टेस्ट। अब देखिए साइन टेस्ट, जो पहला नॉन पैरामीट्रिक का सबसे सिंपल टेस्ट है। द साइन टेस्ट इज द सिंपलेस्ट टेस्ट ऑफ ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. Its name come from the fact that is based on the direction or sign plus or minus of a pair of observation and not on their numerical magnitude. Sign test can be two type, one sample sign test, paired sample sign test. इसमें हमको न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, फर्स्ट एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल से सेकंड एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो प्लस या माइनस है, उस बेस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। वन सैंपल साइन टेस्ट, देखिए इसका एग्जांपल, a typing school claims that the average typing speed of a student more than 60 words per minute. A random sample of 50 students is taken. Test the hypothesis that the median typing speed of a student more than 60 words per minute. अब देखिए जितने भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल होंगे उसमें हम मीडियन को लेके चलते हैं। पैरामीट्रिक में पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन की बात होती है, पैरामीट्रिक टेस्ट में पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन, लेकिन यहाँ पे जो की फैक्टर है वो मीडियन है। ये आपने 15 स्टूडेंट का टाइपिंग टेस्ट लिया, ये स्कोर आए, अब आपको साइन टेस्ट से देखना है कि वो 60 वर्ड पर मिनट से क्या। तो अब देखिए नल हाइपोथेसिस में क्या लेंगे, मीडियन इज इक्वल टू 60, अल्टरनेट हाइपोथेसिस मीडियन मोर देन 60। Level of significance 5%, create a sign plus or minus. If the observed value is greater than the hypothesized median value, put plus sign. If the observed value is less than the hypothesized median value, put minus sign. If the observed value is equal to hypothesized median value, put
0। इन टू टेल टेस्ट, देखिए यहीं पे आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि टू टेल टेस्ट है, वन टेल है या टू टेल। वन टेल है तो राइट टेल है या लेफ्ट टेल। अब देखिए इन टू टेल टेस्ट नल हाइपोथेसिस क्या होगी, मीडियन इक्वल टू सैंपल मीडियन, अल्टरनेट हाइपोथेसिस मीडियन नॉट इक्वल टू। इन लेफ्ट टेल टेस्ट का, राइट टेल टेस्ट का, तो हमारा ये जो है क्या है, मोर देन 60, तो राइट टेल टेस्ट का मेरा है। और कंक्लूजन हम लेफ्ट टेल में ऐसे निकालेंगे, राइट टेल में ऐसे निकालेंगे। फॉर राइट टेल देखिए क्या है मेरा, फॉर राइट टेल टेस्ट नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड इफ टेबल वैल्यू इज मोर देन एस माइनस। और लेफ्ट टेल में एस प्लस देखते हैं और टू टेल में एस प्लस इक्वल टू एस माइनस देखते हैं। तो ये आपका समरी चार्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए नेक्स्ट हम वन सैंपल साइन टेस्ट पे आए। ये मेरा 15 टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट था। ये हमने मोर देन 60 लेट किया था, तो अब हम माइनस और प्लस साइन 81 से 60, 60 से 81 प्लस है तो प्लस, 60 से 76 प्लस, 60 से 53 तो माइनस साइन लिया हमने, 60 से 71 प्लस। इस तरह से ये साइन हमने अलॉट किया। और यहाँ पे देखिए 60 60 इक्वल है, तो इसको हमने 0 कर दिया। और टोटल मेरा सैंपल साइज 15 था, तो एस माइनस हमने काउंट किया 1 2 3 4 5। अब टेबुलेटेड वैल्यू 5% लेवल पे 2 है। ये टेबुलेटेड वैल्यू किसी भी बुक में आपको मिल जाएगी। और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बुक मैं बता रहा हूँ, 100 टेस्ट। उस बुक का नाम है 100 टेस्ट। अभी मैं शिशिर जी को व्हाट्सएप पे कर दूंगा, वो आप लोग को वो बुक ऑनलाइन भेज देंगे, पीडीएफ वॉल्यूम है, उसको आप पढ़िएगा। सारा टेबुलेटेड वैल्यू और ये कॉन्सेप्ट आपका उसको पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। 100 टेस्ट के बारे में वहां दिया है, डिग्री एंड फ्रीडम भी दिया है, क्रिटिकल रीजन भी टेस्ट के बारे में दिया है, कैसे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, टेबल वैल्यू, सारी चीजें दी है। तो अब देखिए नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड बिकॉज जो मेरा S14 है 2 है, वो लेस देन मेरे S माइनस साइन से है, तो मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। मींस कि उस टाइपिंग इंस्टीट्यूट का जो क्लेम था वो सही था। अब इसी क्वेश्चन को हम फार्मूले से भी कर सकते हैं, साइन हटा दें तो भी। इन प्लेस ऑफ टेबल वैल्यू समटाइम्स वी यूज के वैल्यू। के वैल्यू का कैलकुलेशन ये है। और मेरा जो सैंपल साइज 15 था, उसमें से एक वैल्यू इक्वल हो गई थी 0, तो उसको हमने हटा के इस फार्मूले में पुट किया, तो के की वैल्यू आ गई। फिर हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट इस बेसिस पे। देखिए सेम क्वेश्चन को केवल प्लस माइनस साइन से भी आप कर सकते हैं टेबुलेटेड वैल्यू से, लेकिन टेबुलेटेड वैल्यू जो है बहुत ही लिमिटेड आइटम्स की दी हुई है। सैंपल साइज आपका जरा सा बड़ा होगा तो आपको टेबल वैल्यू नहीं मिलेगी, तो आपको के वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस फार्मूले से। सेकंड रन टेस्ट। रन टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, टेस्ट ऑफ रैंडमनेस है। This test is conducted to determine whether the order or sequence in which observation are obtained is random or not. The general assumption of selection of sample is that they are randomly selected without preference or bias. देखिए रन टेस्ट हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें ये चेक करना हो कि जो भी चीजें या इवेंट या ऑकर हो रहे हैं वो रैंडमली हो रहे हैं या बायस हो रहे हैं या फिर किसी प्रेफरेंस के हो रहे हैं। मीन्स कि अगर हम आपसे पूछें कि आपके पास जो ड्रेस है आप उसको रैंडमली पहनते हैं या प्रेफरेंस के बेसिस पे पहनते हैं या बायस होके पहनते हैं, तो उसके लिए हमें रन टेस्ट करना होगा। या फिर एक मॉल में मेल फीमेल स्टूडेंट्स यंग मतलब कैसे आ रहे हैं, मतलब उनका आना जाना रैंडमली है या फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोग ही वहां आ रहे हैं, तो इसके लिए हम रन टेस्ट यूज करते हैं। एक इलस्ट्रेशन से इसको हम समझेंगे अभी। If either n1 or n2 more than 20, then R distribution closely to normal distribution. देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि अगर n1 n2 20 से ज्यादा हो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर हो जाता। टू डिराइव द मीन एंड आर डिस्ट्रीब्यूशन, ये फार्मूला है दोनों का।
इस फार्मूले से आप रन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। अभी हम एग्जांपल से देखेंगे। यहाँ देखिए फार्मूले में जेड स्कोर हमें पता करना है आर माइनस यू आर अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन आर। अब यहाँ देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे पता चलेगा, म्यू कैसे पता चलेगा, ये फार्मूला दिया है। तो टोटल अगर आप कंक्लूजन ड्रॉ करें तो हमें फार्मूले के लिए N1 N2 चाहिए और ये चाहिए रन। अब देखिए ये एक एग्जांपल है। A Kurkure company uses a machine to insert one ray of two types of toy in each packet. The company wants randomness so that every child in the neighborhood does not get the same toy. Samples of 60 successive packets to see whether the machine is properly mixing the two types of toy A and B. देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि एक कुरकुरे की कंपनी दो तरह के खिलौने अपने पैकेट में डालती है। आपको केवल ये पता करना है कि वो रैंडमली डाल रही है या बायस्ड होके डाल रही है। और ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का कि ऐसे डिफरेंट खिलौने पड़े कि अगर आस पड़ोस के बच्चे हैं तो उनको अलग अलग खिलौना मिले जिससे वो दूसरा कुरकुरे का पैकेट परचेज करने की जिद करें। तो 60 डाटा आपने ये लिया। अब देखिए इसमें आपको देखना होगा इस डाटा में कि जैसे ये मशीन ने पहला टॉय बी डाला, दूसरा ए, तीसरा बी, बी बी ए, ये इस तरह से खिलौने पड़ रहे हैं। तो अब आपको सबसे पहले N1 कैलकुलेट करना है, दूसरा N2 कैलकुलेट करना है और तीसरा R। मीन्स फार्मूले में आपको N1, N2 और R चाहिए। तो N1 में आप A ले लीजिए, N2 में B ले लीजिए और R में R फॉर रन। तो देखिए यहां पे हम देखते हैं कि ये जो मेरा ये जैसे B है तो ये एक रन हो गया, ये दूसरा रन, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये देखिए 20 यहाँ तक कंटिन्यू होगा। ये है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और ये 29। टोटल रन कितने हो गए मेरे पास? 29 और 60 थे। ये देखिए नल हाइपोथेसिस क्या है मेरी? टॉयज आर रैंडमली मिक्स। अल्टरनेट हाइपोथेसिस टॉयज आर नॉट रैंडमली मिक्स। सैंपल मोर देन 20, हेंस वी यूज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, जेड यूज करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेरा 0.5 पे, आपको मालूम है प्लस माइनस 1.96 है। द वैल्यू ऑफ आवर टेस्ट N1 नंबर ऑफ पैकेट A, N2 नंबर ऑफ पैकेट B, R नंबर ऑफ रन्स। तो नंबर ऑफ रन हमने कैलकुलेट किया है अभी। तो इस क्वेश्चन में देखिए द वैल्यू ऑफ आवर टेस्ट N1 29 है, N2 31, टोटल 60 था। A 29 टाइम्स आया है, B 31 टाइम्स और रन हमने 29 किया। अब हम मीन वैल्यू डिसाइड करें जो मेरा फार्मूला था। ये देखिए मीन वैल्यू आपकी आ गई 30.97। अब मीन वैल्यू के बाद हम स्टैंडर्ड डिविएशन करें कैलकुलेट, 3.84 आ गया। फिर हमने जेड वैल्यू निकाली, जेड वैल्यू ये आ गई। We accept the null hypothesis and conclude for this test that toys are inserted in packet random order because ये जो मेरा इंटरवल था 1.96, इसी के बीच में ये मेरी फार्मूले की वैल्यू आई है। अगर इससे बाहर आती तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करते कि टॉयज आर नॉट रैंडमली मिक्स। क्लियर? नेक्स्ट द मैन विटनी यू टेस्ट, इसका भी अपना फार्मूला है, उस फार्मूले पे हम लोग चलें। विद दिस टेस्ट वी कैन टेस्ट द नल हाइपोथेसिस, means mu1 equal to mu2 without assuming whether the population sample have the shape of normal distribution। ये क्लियर कट है कि नॉन पैरामीट्रिक में है तो आपको शेप देखना ही नहीं है।
This test help us to determine whether two samples have come from identical population. ये इक्वल टू 2 सैंपल टी टेस्ट के है. इसका प्रोसेस देखिए. आइडेंटिकल रैंडम सैंपल होने चाहिए. डाटा ऑर्डिनल लेवल का होना चाहिए. स्टेप्स जो इन्वॉल्व करते हैं, नल हाइपोथेसिस लेंगे, सारे डाटा को रैंक करेंगे. रैंकिंग को चेक करने के लिए एक फार्मूला है, कैलकुलेट यू. U1 और U2 हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से. जिसकी वैल्यू स्मॉल होगी वही मेरा U1 होगा. U1 और U2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करने के बाद जिसकी वैल्यू कम होगी, चूज द स्मॉलर ऑफ टू U वैल्यू. कैलकुलेटेड वैल्यू ये होगी. फाइंड क्रिटिकल वैल्यू हम टेबल से देख लेंगे, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी. कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन क्रिटिकल वैल्यू. नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी. कैलकुलेटेड वैल्यू मोर देन क्रिटिकल वैल्यू. अब एक क्वेश्चन से हम इसको क्लियर करेंगे. इफ बोथ n1 n2 लेस देन 10, स्पेशल टेबल मस्ट बी यूज. इफ नॉट, वी परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Z. और Z अगर करेंगे तो उसमें देखिए नल हाइपोथेसिस Z वैल्यू लेस है क्रिटिकल वैल्यू से, तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा. और Z का फार्मूला ये दिया हुआ है, उस बेसिस पे आप करेंगे. लेकिन Z ट्रांसफॉर्मेशन आप तभी करेंगे जब n1 n2 लेस देन 10 होगा. एग्जाम्पल ये देखिए, एक एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर कर रहे हैं. X है, ये मेरा X की वैल्यू है, ये Y की वैल्यू. और इस पूरे क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट. सबसे पहले हमें रैंक करना है. तो ये जो मेरा डाटा है, दोनों डाटा में देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है. जब भी हम रैंक करते तो सबसे स्मॉल को फर्स्ट रैंक देते. तो 12 मेरा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो उसको हमने 1 दे दिया. फिर 2 के लिए हम किस पे गए, 18 पे गए. फिर 3 उससे बड़ा जो है 24, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8.5. अब देखिए 7 के बाद 8 हमें देना है, लेकिन 8 मेरे पास 2 वैल्यू है. ये 2 वैल्यू मेरी 8 के बराबर है. मीन्स 8 और 8 2 बार आ रहा है, तो हम 8 + 8/2 करेंगे और दोनों को वही वैल्यू देंगे रैंक देते समय. फिर 8 और 9 मेरा हो गया, 10 दिया, फिर 11, फिर 12. ये रैंक हो जाने के बाद हम एक टेस्ट करना चाहते हैं कि रैंक हमने सही दिया है कि नहीं दिया. तो टोटल R1 की हमने किया. देखिए ये रैंक, ये R1 का टोटल हमने कर दिया और ये टोटल R1 मेरे पास हो गया. टोटल R1 मेरे पास हो गया 26.5. और टोटल R2 को हमने किया, ये R2 का टोटल मैंने किया और ये मेरे पास हो गया 51. अब इसके बाद चेक रैंकिंग. चेक रैंकिंग का मैंने फार्मूला लिखवाया था, उस पे अगर हम जाके चेक करते हैं तो चेक करने का ये है 78 आया. और देखिए R1 और R2 का टोटल आप चेक करेंगे, फिर R1 R2 भी 78 है. ये दोनों वैल्यू अगर आपकी इक्वल है तो इट मीन्स कि आपने रैंक सही दिया है. अदरवाइज आपको फिर से रैंकिंग करनी पड़ेगी. रैंक देने के बाद U आपको कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू ऑफ U के लिए U1 कैलकुलेट करिए, फार्मूले में पुट कर दीजिए. U1 आ गया. फिर आप U2 कैलकुलेट करेंगे तो U2 की वैल्यू आ गई. और U1 U2 में देखिए, इसमें U1 आया 30.5, U2 आया 5.5. तो दोनों में से जो छोटी वैल्यू है 5.5 उसको हमने ले लिया और 5.5 स्मॉलेस्ट है, तो वो U मेरा हो गया. अब इसका हम कंक्लूजन ड्रॉ करें. नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी. कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू. नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी इफ दिस. तो मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू ये जो है 5.5 वो ज्यादा है क्रिटिकल वैल्यू से, तो मेरी नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट हो गया. अब नेक्स्ट इसके बाद जो टेस्ट है क्रोस्काल-वालिस टेस्ट है. क्रोस्काल-वालिस टेस्ट हम वन वे एनोवा की जगह ट्रीट करते हैं. Kruskal-Wallis test is a rank-based non-parametric test that can be used to determine if there are statistically significant difference between two or more groups
of an independent variable. It is also called H-test, one-way ANOVA. The data must be independent random sample. The data must be ordinal. There must be 5 score in sample. अब देखिए यहाँ इसका स्टेप्स देखते हैं. सबसे पहले आपको नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन करनी है, अल्फा बताना है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, डिस्कशन रूल बताना है, कैलकुलेट टी टेस्ट, फिर रिजल्ट और फिर कंक्लूजन. अब एक क्वेश्चन या एग्जांपल से इसको भी हम समझेंगे कि कैसे करते हैं. देखिए ये एग्जांपल है मेरा. द फॉलोइंग आर द स्कोर ऑफ 3 डिफरेंट मेथड A, B and C. Use the S-test to determine at the 5% level of significance whether 3 methods are equal effective. अब देखिए मोर देन 2 में जब हम पैरामीट्रिक टेस्ट पे जाते हैं तो हम एनोवा चले जाते हैं क्योंकि टी टेस्ट की लिमिटेशन है 2 में ही. और यहाँ हम क्रुस्काल वाले टेस्ट करेंगे. नल हाइपोथेसिस जो है मेरी, all the 3 methods are equally effective means there is no difference between all the 3 method. अल्फा मेरा 0.5 है. डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरी 3 - 1 है 2. डिसीजन रूल हम लिख दें, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू. अब हम स्टेप अपना करें सारा 1 by 1. ये देखिए मेथड 1 को हमने ले लिया, मेथड 2 और मेथड 3. ये तीनों मेथड जो क्वेश्चन में थे हमने उनको ले लिया है. और उसके बाद हम रैंक देंगे सारे डाटा को. सारे डाटा को रैंक मैंने दे दिया है. और यहाँ भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट है वहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे. 60 सबसे स्मॉलेस्ट था, उसको 1 दिया, फिर 65 को 2 दिया. 1 by 1 यहाँ भी हम करेंगे. और फिर सारे रैंक की हमने टोटल कर ली, R1, R2 और R3. और तीनों डिफरेंट मेथड को एक साथ रैंकिंग करनी है. उसके बाद R1, R2, R3 के बाद हमने N मेरा 18 है. अप्लाइंग फार्मूला, H का फार्मूला जो है वो मैंने अप्लाई किया और कैलकुलेटेड और टेबुलेटेड वैल्यू मेरे पास आई. और उस बेसिस पे हमने ये डिसीजन लिया कि null hypothesis accepted because calculated value is less than tabulated value. और ये फार्मूला, ये सारे फार्मूले मैनुअली आप कर सकते हैं क्योंकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट बहुत ही सिंपल है. लास्ट जो नेक्स्ट है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट. ये देखिए प्रपोज्ड इन द ईयर 1945. फ्रैंक विल्कॉक्सन ने इसको दिया था. यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग 2 रिलेटेड सैंपल. assumption क्या है, डाटा आर पेयर्ड एंड कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन. इसको पेयर्ड, ईच पेयर सिलेक्टेड रैंडम एंड आइडेंटिकल. इसको पेयर टी टेस्ट भी कहते हैं. ऑर्डिनल स्केल होता है इसमें. इसका स्टेप समझिए. टेक द डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल दैट इज डी. रैंक द एब्सोल्यूट डिफरेंस दैट इज मॉड डी. मतलब प्लस और माइनस साइन आपको नहीं देना है. Assign to each rank the sign plus or minus observed difference. Obtain the sum of plus rank S plus. Obtain the sum of minus S minus. Whichever is less is called S. इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे अभी. If S more than tabulated value, null hypothesis accepted. In some cases you can apply formula and draw conclusion. फार्मूला इसका ये है. The weight of 5 people before they stop smoking and 5 weeks after they stop smoking in kg were as follows. देखिए बिफोर आफ्टर का है. मैंने आपसे कहा था कि ये पेयर टी टेस्ट के जगह अप्लाई होगा. Use the Wilcoxon sign rank test to the hypothesis at the 5% level significant that given up smoking has no after on a person's weight against the alternative that one's weight increase if he quits smoking. आपको ये चेक करना है कि स्मोकिंग करने और छोड़ने के बाद उनके वेट में कोई डिफरेंस हुआ. 5% का डाटा ये आपके सामने है. अब आप टेस्ट के लिए आपको करना क्या है, बिफोर का डाटा है आपके पास, आफ्टर का डाटा है.
सबसे पहले आप डी कैलकुलेट करेंगे. डी मीन्स 71 माइनस 66 माइनस 5, 82 माइनस 80, 61 68 माइनस 69. तो ये आपके पास डी वैल्यू आ गई. अब डी वैल्यू के लिए करना क्या है, आपको रैंक देना. 1 को तो आपने 1 रैंक दे दी. फिर देखिए आपके पास 2 और ये 2 दो बार, तो 2 और 3 देते हैं आप. ये साइन आपको अभी इग्नोर कर देना है. तो 2 3 दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, तो 2.5 हो गया. फिर ये 4 को देंगे उसके बाद, और फिर 5. अब रैंक होने के बाद अब आपको करना क्या है कि प्लस वाली रैंक, देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू थी आपकी, तो ये पॉजिटिव रैंक आ गई. ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू थी, तो ये पॉजिटिव रैंक आ गई. एस प्लस को डिनोट करेंगे. अब फिर उसके बाद एस माइनस, ये देखिए माइनस था आपका, तो ये माइनस की वैल्यू आ गई रैंक में. और ये माइनस था, तो ये माइनस की वैल्यू आ गई. और यहाँ माइनस था, तो ये माइनस की वैल्यू आ गई. मीन्स डी आप रैंक डिनोट करने के बाद प्लस और माइनस की रैंक को अलग अलग कर देंगे. प्लस को एस प्लस, माइनस को एस माइनस. अब इन दोनों में से देखिए एस प्लस आपका कितना है 3.5, एस माइनस आपका 11.5. तो दोनों में से छोटा क्या है, वो आपका एस हो जाएगा, दैट इज 3.5. अब इस स्टेप के आगे आप एस 3.5 है और टेबल वैल्यू 1 है, तो नल हाइपोथेसिस आपकी क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी. मींस कि कोई डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर स्मोकिंग नहीं. नेक्स्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में काई स्क्वायर टेस्ट है, जो कि बहुत लंबा है. और शिशिर सर से मेरी बात हुई है कि नेक्स्ट टर्म में मैडम इसको आप कराएंगी. मैं केवल यहाँ ओवरव्यू दे रहा हूँ. काई स्क्वायर टेस्ट इज द किंग ऑफ ऑल द टेस्ट. और रिग्रेशन एनालिसिस को क्वीन कहा जाता है एनालिसिस में, और काई स्क्वायर टेस्ट को किंग. काई स्क्वायर टेस्ट कार्ल पियर्सन ने 1900 में दिया था. और chi-square test is a measurement which tells about the magnitude of difference between actual observed frequencies. Uses of chi-square test: test of independency, test of goodness of fit, test of homogeneity. टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी में हम ये देखते हैं कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम ये चेक करते हैं कि बोथ द डाटा आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट में हम रैंडमनेस देखते हैं, या ये चेक करते हैं कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे पॉइजन, नॉर्मल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं. टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में हम ये देखते हैं कि जो डाटा है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है या नहीं. और गुडनेस ऑफ फिट में हम ये भी देखते हैं रैंडमनेस का, कि फॉर एग्जांपल हम इसके लिए एक लाइब्रेरी की बात करते हैं कि किसी भी लाइब्रेरी से जो विड्रॉ की जाती वो किसी नंबर ऑफ डेज पे डिपेंडेंट है या फ्री. तो गुडनेस ऑफ फिट इसके लिए, या रोड एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, या बाहर जो रेस्टोरेंट या होटल में लोग डिनर के लिए जा रहे हैं, इट इज डिपेंड्स अपॉन डेज और नॉट. इसके लिए हम गुडनेस ऑफ फिट चेक कर सकते हैं काई स्क्वायर टेस्ट में. और उसके बाद कंडीशन काई स्क्वायर टेस्ट की, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस मोर देन 50 होना चाहिए. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी स्मॉल. अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी स्मॉल है तो आपको येट्स करेक्शन करना होगा, उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट करना होगा. डाटा ओरिजिनल यूनिट में होने चाहिए, परसेंटेज में नहीं होने चाहिए. रैंडम सैम्पलिंग हो, डाटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, मींस एक इवेंट हैपन हो जाए तो दूसरा हैपन ना हो. ये काई स्क्वायर का था एजम्पशन. नेक्स्ट स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ये भी आपको डिस्कस कोरिलेशन और रिग्रेशन में कराया जाएगा. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. एनी क्वेश्चन? Is there any queries? So you may drop your question in the chat box. And thank you, Vikas sir. I request all the participants, if you have any query, so please drop it in the chat box.
I think everything is clear, and it was very nice session, and it is appreciated by, I think, all the participants. And tomorrow we will have two experts. One is Dr. Ruchi M. Joshi and Dr. Sunil Kumar. The Ruchi M. Joshi ma'am will take all the other analysis related to statistics, and Dr. Sunil Kumar will apply all these things on Excel and SPSS. Tomorrow we will start at 1:30 p.m. 30 minutes earlier than usual time. And thank you, sir. Thank you so much for very informative session. And thanks all the participants being with us. I will share today's assignment in the chat box so that you can fill it. And और शिशिर जी, जी सर, ये पीपीटी कुछ लोग मांग रहे हैं तो आप उनको भेज दीजिएगा, ठीक है? सर, ओके सर, ओके। और कोई भी क्वेरी उन लोग की होगी तो वो मेरे पर्सनल नंबर पे है, मैं आपका डिटेल मैसेज कर दूंगा इन लोग को। एकदम पीपीटी में वैसे है आप मेरा लोग को नंबर, मैं कोई एक अभी जैसे इंट्रोडक्शन सर का मैं दे रहा था, तो उसमें यूट्यूब चैनल है सर का। इफ यू वांट टू लर्न डिफरेंट, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स बोथ, तो इफ यू वांट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस आल्सो, तो जो भी चीज अगर आपको इस तरह की समझनी हो, जाननी हो, तो आप चाहे तो उनका यूट्यूब चैनल पे जाके भी आप वीडियो देख सकते हैं। And I will share his number also. You may contact whenever you want. Thank you, sir. Thank you so much for your थैंक यू session. शिशिर जी, थैंक यू। Okay. So please submit the form within within an hour. It is 4 p.m. and I will close it on 5 p.m. and I will send it on WhatsApp group also. Now I'm going to end the session. Thank you for being with us, and tomorrow we will meet on 1:30 p.m.